तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है फार्माकोलॉजी का, जो कि पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर और बीएसएन थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से अगर मैं आप स्टूडेंट्स को बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस यूनिट में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं और ये वो यूनिट है जिससे आप लोगों का बेसिक बनेगा। अगर इस यूनिट को आप सही तरीके से अंडरस्टैंड कर ले, इसको सही तरीके से आप लोग समझ ले, तो इंशाल्लाह आप सर लोगों आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। हाँ जी, अगर आप लोग इस यूनिट को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर ले तो आप लोगों के लिए फार्माकोलॉजी जो है वो पानी की तरह आसान हो जाएगा। इस यूनिट में मैं जो भी आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इसको अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लिया तो तकरीबन आपका जो केएमयू का फाइनल पेपर है वो आप लोग 40% जो है इसी यूनिट से कवर कर लेंगे। बाकी जो आने वाले यूनिट है वो जस्ट स्टोरी लाइक यूनिट से, ठीक है, कहानियों की तरह यूनिट्स होंगे जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। सो अपने इस यूनिट की आगाज़ करते हैं और इसको शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव आप स्टूडेंट्स के साथ मौजूद है वो आप लोग देख सकते हैं। इस यूनिट में हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे फार्माकोलॉजी के, हमारे साथ जितने भी टर्मिनोलॉजीज है उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से इसके बाद फिर हम फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आइडेंटिफाई द पर्पसेस ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन हम किस मकसद के लिए करते हैं, इसके पर्पसेस के हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम सोर्सेज ऑफ मेडिकेशन पर बात करेंगे कि हमारे साथ मेडिकेशन के कौन कौन से सोर्सेज है, ठीक है, कहाँ से मेडिकेशन जो है वो हासिल होती है, बनती है। इसी तरह से ड्रग्स क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ 3 टाइप ऑफ ड्रग सप्लाई पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा हम स्टैंडर्ड एंड लेजिस्लेशन के हवाले से ड्रग्स के जितने भी स्टैंडर्ड्स है, लेजिस्लेशन है, कानून व कवायद है, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम रिसोर्सेज टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इंफॉर्मेशन, ड्रग इंफॉर्मेशन को हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और आखिर में हम किस तरह से ड्रग कार्ड को प्रिपेयर करते हैं तो इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस यूनिट का हमारे साथ जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम जो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे वो भी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। पार्ट 2 में हम इन ऑब्जेक्टिव्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टाइप ऑफ ड्रग सप्लाई सिस्टम के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ड्रग स्टैंडर्ड एंड लेजिस्लेशन को डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट 1 में भी हम करेंगे। इसके अलावा आइडेंटिफाई रिसोर्सेज टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इंफॉर्मेशन, ये हमारे साथ पार्ट 2 में है। और इसी तरह से ड्रग कार्ड, तो ये हमारे साथ पार्ट 2 में है, इसको हम पार्ट 2 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है जी की। व्हाट इज फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? फार्माकोलॉजी, अगर आप इस वर्ड पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये दो अल्फाज से मिलकर हमारे साथ एक वर्ड बना है, फार्मा एंड कोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है ये हमारे साथ ग्रीक वर्ड से लिया एक वर्ड है, फार्मा कौन, जिसका मतलब क्या है ड्रग, एंड लॉजी का मतलब टू स्टडी। सो फार्माकोलॉजी ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ड्रग्स के बारे में मुताला करते हैं। और इसी तरह से ये ड्रग्स इनसाइड ह्यूमन बॉडी किस तरह से रिएक्शन करता है, किस तरह से काम करता है, तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन आप लोगों से अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी, तो सिंपल अल्फाज में आप लोगों ने उनको बताना है कि जब हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और वो ड्रग्स ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से काम करती है, इसके बारे में जब हम मुताला करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजी कहेंगे। समझ आ गई? यहाँ पर डिफिनीशन देके
डिफिनीशन इंतहाई सिंपल डिफिनीशन यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए मेंशन की है, जिसमें कहते हैं कि फार्माकोलॉजी इज द साइंस दे डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में मुताला करते हैं और वो ड्रग्स किस तरह से लिविंग सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम करती है, इसके बारे में जब हम मुताला करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है, ठीक है। फार्माकोन, फार्माकोन का मतलब क्या है, फार्माकोन का मतलब ड्रग्स, एंड लोगस का मतलब क्या है, लोगस का मतलब स्टडी। सो द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद इन द लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। In actual use, however, its meaning is limited to the study of the action of drugs. अगर असल मायनों में इसको हम देखें, इसके इस्तेमाल के हवाले से हम बात करें, तो इसका जो मतलब है वो सिर्फ किस चीज़ तक लिमिटेड है, स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स तक, कि हम ड्रग्स के एक्शन के बारे में जब स्टडी करते हैं तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट आप लोगों ने ये डिफिनीशन याद रखनी है कि जब हम ड्रग्स के बारे में मुताला करते हैं और वो ड्रग किस तरह से लिविंग सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम करती है, ठीक है, बॉडी के अंदर काम करती है, तो इस तरह का जो मुताला होता है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फार्माकोलॉजी कहेंगे। समझ आ गई इस फार्माकोलॉजी की? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन Yes, है sir. इसमें? No, sir. वेरी No, गुड, sir. बहुत ही सिंपल है। इंशाल्लाह आप No, लोग sir. इसको एंजॉय करेंगे, इंशाल्लाह गौर से मेरी जो लेक्चर है इसको सुने और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। मज़ीद आगे कहते हैं कि फार्माकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज एक्सपेरिमेंटल साइंसेस या साइंस which has for its purpose the study of changes brought about in living organism by chemically acting substances whether used for therapeutic purpose or not। दूसरी जो इसकी सिंपल डिफिनीशन की है वो ये है कि मैंने अभी जो ये 2-3 लाइंस पढ़े, इन 2-3 लाइंस का मतलब ये है कि फार्माकोलॉजी ये हमारे साथ एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल साइंस की एक ऐसी किस्म है या एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी किस्म के चेंजेस लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको केमिकल सब्सटेंसेस देते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस से मुराद ड्रग्स देते हैं, ठीक है। और वो ड्रग्स जो है हम अपने एक ख़ास पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बग़ैर पर्पस के भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस के यूज़ के ज़रिए जब हम कोई चेंज लाते हैं या चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो थेरेप्यूटिक चेंजेस हो या थेरेप्यूटिक चेंजेस ना हो, तो इस तरह की स्टडी को हम क्या कहेंगे, इस तरह की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहेंगे, ठीक है। फार्माकोलॉजी स्टडीज द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड हाउ दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स, ठीक है। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि ड्रग्स के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और किस तरह से ये इस इफ़ेक्ट्स को काज करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट को क्या हुई है, डायरिया हुई है, तो डायरिया के लिए वो फ्लेजल टेबलेट ले रहा है, ठीक है। अब ये फ्लेजल टेबलेट जब उसने खा लिया तो ये बॉडी के अंदर जब जाता है तो ये क्या काम करता है, ऐसा क्या काम ये करता है जिसकी वजह से डायरिया जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बंदा जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट अ ड्रग डज एंड हाउ इट एक्ट। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बारीक सा डिफरेंस है कि ड्रग्स डज व्हाट अ ड्रग डज, ड्रग जो है वो क्या काम करता है, ठीक है, या ड्रग क्या करता है और जो करता है तो कैसे करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि अगर एक पेशेंट को डायरिया है, ठीक है, तो उस डायरिया के लिए उसने क्या ली, फ्लैजल टैबलेट ली, ठीक है।
अब ये फ्लेजल क्या काम करता है, ठीक है, इसके बारे में मुताला करना, और जो ये काम करता है तो कैसे करता है, उस प्रोसीजर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजी कहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर मजीद आगे कहते हैं कि दस एमोक्सिसिलिन क्यूर्स अ स्ट्रिप थ्रोट एंड सिमेटिडीन promotes the healing of duodenal ulcer। अगर हम एमोक्सिसिलिन की बात करें तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक है। इसका काम क्या होता है, ये स्ट्रिप थ्रॉट को क्या करते हैं, उसको क्यूर करता है, उसको ठीक करता है। और इसी तरह से सिमेंटिडीन की अगर हम बात करें तो ये ड्यूडेनल अल्सर को क्या करता है, प्रोमोट करता है, ठीक है। ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है, ड्यूडेनल अल्सर मतलब जो ड्यूडेनम होता है वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा मकदार में सिक्रीशन की वजह से वहाँ पर ज़ख़म जो है बन जाता है। या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिडेनल अल्सर को या अल्सर को काज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन सिमेंटिडीन का काम ये होता है कि ये डिडेनल अल्सर को क्या करता है, उसको ठीक करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब एमोक्सिसिलिन और सिमेंटिडीन ये किस तरह से काम करता है, इसकी प्रोसीजर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं और ये क्या क्या फंक्शन करता है, क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। कर सकते हैं। मजीद कहते हैं कि Pharmacology asks how amoxicillin inhibits the synthesis of cell wall mucopeptide by the bacteria that cause the infection, and cimetidine inhibit gastric acid secretion by its antagonist action on histamine H2 receptor। फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी इससे पहले स्लाइड में बताया कि एमोक्सिलिन और जो हमारे साथ सिमेटिडीन है, ये दोनों हमारे साथ क्या है, ये दोनों हमारे साथ मेडिसिन है, ठीक है, ड्रग्स है। अब ये क्या काम करते हैं और जो ये काम करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम जो मुताला करते हैं, इसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एमोक्सिसिलिन का काम ये होता है कि ये बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है जो कि म्यूकोपेप्टाइड से बनता है, तो उसको जो है उस म्यूकोपेप्टाइड को बनने नहीं देता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं बनता। जब बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं बनता तो वो जो है उस पर हमारे बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम सेल्स होते हैं वो अटैक कर लेते हैं और बैक्टीरिया को किल करके जो स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन होती है उसको ख़त्म कर देती है। इसी तरह से सिमेटिडीन क्या करती है, सिमेटिडीन जो है ये हमारे बॉडी में जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो एबनॉर्मली हाई सिक्रीशन होती है, हाइपर सिक्रीशन होती है, तो उसको क्या करती है, उसको रोकती है, उसको इनहिबिट करती है। इनहिबिट से मुराद रोकना, डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, तो उस सिक्रीशन को रिड्यूस करती है और इस तरह से ये एक एंटागोनिस्ट के तौर पर रोल प्ले करती है, जिसमें ये हिस्टामीन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर पर एक्ट करके उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन जो है उसको स्टॉप कर देती है। तो अब ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, इसके बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। सही है। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के स्कोप के हवाले से हम बात करेंगे। स्कोप किसे कहते हैं, स्कोप से मुराद ये है कि एक चीज़ की मौजूदा टाइम में कितनी ज़रूरत है, कितना लोग उसके डिमांड कर रहे हैं, कितना लोगों को जो है वो रिक्वायर्ड है, एक्वायर्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्कोप कहते हैं। सो फार्माकोलॉजी के अगर स्कोप के हवाले से बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं, जिसमें कहते हैं द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इज रेपिडली एक्सपेंडिंग एंड प्रोवाइड द रेशनल बेसिस ऑफ फॉर थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। कहते हैं कि फार्माकोलॉजी की अगर हम स्कोप की बात करें तो फार्माकोलॉजी का जो स्कोप है ये वक्तन फ़वक्तन जो है ये फैल रहा है, ठीक है, और वक्तन फ़वक्तन इसकी जो
नीड है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है। किस वजह से? थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ ड्रग की वजह से, कि लोग इसको थेराप्यूटिकली यूज़ करते हैं, अपने क्योर के लिए, अपने इलाज के लिए इसको लोग यूज़ करते हैं। तो इस वजह से फार्माकोलॉजी का जो स्कोप है वो दिन ब दिन जो है बढ़ रहा है, लोग इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ ड्रग्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। इसी तरह से अगर हम ड्रग्स की स्टडी के बेस पर बात करें तो हमारे साथ फार्माकोलॉजी के फिर दो दो ब्रांचेस है। ठीक है, कितने ब्रांचेस है? टू ब्रांचेस है। एक को हम बेसिक फार्माकोलॉजी कहते हैं और एक को हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बेसिक फार्माकोलॉजी क्या है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, इसको अब हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। अब हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के ब्रांचेस पर। सबसे पहला जो ब्रांच हमारे साथ आता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेसिक फार्माकोलॉजी कहते हैं। बेसिक फार्माकोलॉजी में क्या होता है? द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन आइसोलेटेड टिश्यू एनिमल्स एंड अदर रिलेटेड लिविंग बीइंग्स such as bacteria, viruses for experimental work is called basic pharmacology. Basic pharmacology is the study of how drugs interact with the body to produce therapeutic effects or adverse reactions. बेसिक फार्माकोलॉजी ये हमारे साथ फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम ये मुताला करते हैं कि किस तरह से ड्रग्स जो है ये हमारे बॉडी में एंटर होके हमारे बॉडी सेल्स के साथ इंटरेक्शन करता है, हमारे बॉडी सेल्स के साथ रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन के नतीजे में थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं या कभी कभार जो है उस ड्रग्स की वजह से एडवर्स रिएक्शन जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सब कुछ कैसे होता है इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ बेसिक फार्माकोलॉजी तो सिंपल अल्फाज में आपने उनको फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन कर देनी है कि फॉर बेसिक फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं कि ये ड्रग्स बॉडी में किस तरह से सेल्स के साथ, टिश्यूज़ के साथ, मुख्तलिफ ऑर्गन्स के साथ इंटरेक्शन करती है और किस तरह से ये थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स को काज करती है या एडवर्स रिएक्शन काज करती है। तो इसकी मुताला जब हम करते हैं इसको हम क्या कहेंगे? बेसिक फार्माकोलॉजी कहेंगे। इसी तरह से बेसिक फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं? इन ड्रग्स को एक आइसोलेटेड टिश्यूज़, एनिमल्स के आइसोलेटेड टिश्यूज़ या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के आइसोलेटेड टिश्यू से मुराद ये है कि एक सेल पर हम क्या करते हैं? ड्रग्स को अप्लाई करते हैं और उस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसके ज़रिए हम इस ड्रग्स के जो असरात होते हैं, इस ड्रग के जो फंक्शन होते हैं उसको हम क्या करते हैं? मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये ड्रग्स क्या काम करते हैं, ये क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से ये चीज़ों को जो है नॉर्मलाइज करते हैं। तो इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? बेसिक फार्माकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। वेरी गुड। मज़ीद आगे देखें, इंतहाई सिंपल अल्फाज में यहाँ पर आपको दोबारा से जो है सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी, दोबारा से रिवीजन हो रही है। कहते हैं कि इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट सच एज ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। बेसिक फार्माकोलॉजी जो है ये आपके पास वो फार्माकोलॉजी है जिसमें आप इस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के तकरीबन 70 to 80% फार्माकोलॉजी को आप क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। इस पैराग्राफ में कहा गया है कि बेसिक फार्माकोलॉजी ये हमारे साथ वो स्टडी होती है जिसमें हम ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक ड्रग जो है वो ओरली ले लिया, ठीक है, उसको आपने इनगल्फ कर लिया। अब ये ड्रग्स आपने ओरली ले लिया तो ये कहाँ जाएगा? आपके स्टमक में जाएगा। जब ये आपके स्टमक में चला जाता है तो वहाँ पर इसकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है। जब इसकी तोड़-फोड़ हो जाती है, ठीक है, तो फिर वहाँ से थोड़ा
एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए जो है लिवर तक आ जाती है, और ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो इसकी जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो वहाँ से ये जाती है लिवर में। जब लिवर में ये ड्रग्स पहुँच जाता है तो लिवर में इस ड्रग की क्या होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। मतलब इसमें जो हार्मफुल मटेरियल होता है उसकी फिल्ट्रेशन होके जो हार्मलेस मटेरियल होता है, जो कि नुकसान से फ्री मटेरियल होता है, मेडिसिन ड्रग होते हैं, उसको आगे प्रमोट कर देता है किसकी तरफ, हार्ट की तरफ। हार्ट में ये ड्रग जो है ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, और वो ब्लड जो है फिर हार्ट उसको क्या करता है, पंप करता है। जब हार्ट उसको पंप कर लेता है तो ये पूरा ब्लड, आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाता है, पूरी बॉडी में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, ठीक है। जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, ठीक है, तो फिर जिस मकसद के लिए हमने इस मेडिसिन को लिया था, खाया था, ठीक है, तो ये मेडिसिन जो है हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे सर में दर्द है, ठीक है, तो हमारे सर की तरफ भी ब्लड वेसल गए हुए हैं, ब्लड फ्लो हो रही है, ठीक है, मुसलसल। तो ये ब्लड वहाँ भी चला जाता है जहाँ पर ये ड्रग्स जो है अपना असर शुरू कर देती है, और वहाँ पर जो हमें पेन महसूस हो रही होती है, जो दर्द हमें महसूस हो रहा होता है, तो इस ड्रग की वजह से वो दर्द जो है उससे हमें रिलीफ मिल जाती है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बेसिक फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में स्टडी करते हैं कि जब इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के बाद इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर जाती है, उसकी कैसी एक्सक्रीशन होती है, कैसे हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है। क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी में बगैर ज़रूरत के रहे तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमारी बॉडी से इसका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके एक्सक्रीशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इसी तरह से ये ड्रग्स जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अपने टारगेट साइट तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये किस तरह से उस टारगेट साइट पर एक्शन करता है, उस टारगेट साइट को कैसे ये इफेक्ट करता है, ठीक है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक्स को हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, बेसिक फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी जो मैंने आपको बताया बेसिक फार्माकोलॉजी के हवाले से। ये मजीद आगे कहते हैं कि आपने जो ड्रग की कंजप्शन बताई है, तो सर इसमें आपने बताया कि ड्रग स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, तो सर स्मॉल लिवर में जाती है, देखिए देखिए मेरी बात सुने, टोटल वेन की। स्टमक में भी इसकी एब्जॉर्प्शन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में जब इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो ये कहाँ जाती है, लिवर में जाती है। लिवर में जाने के बाद ये फिर हार्ट को जाती है। हार्ट में इसकी क्या होती है, इस ये ब्लड के साथ मिक्स होकर फिर हार्ट इसको पंप करती है, पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो जब ये ड्रग अपने टारगेट साइट तक पहुंच जाता है तो वहाँ पर इसकी फिर मज़ीद मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर ये अपने असरात वहाँ पर शो करता है। फिर इसका जब काम हो जाता है तो फिर आखिरी जो काम रहता है वो है एक्सक्रीशन का, एलिमिनेशन का। क्योंकि इन ड्रग्स के जो पार्टिकल है, जो ज़र्रात है, अगर वो हमारे बॉडी में बगैर ज़रूरत के रहें तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वजह से एक्सक्रीशन के लिए फिर दो तरह के एक्सक्रीशन होते हैं, ठीक है। थ्रू किडनी के ज़रिए एक्सक्रीशन होती है जिसमें यूरिन के ज़रिए जो है वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, और थ्रू फीसिस के ज़रिए इसकी क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। तो ये डिपेंड करता है ड्रग्स पर, ठीक है, कि ये किस तरह से एक्सक्रीट होते हैं। तो अगर यूरिन के ज़रिए वो ड्रग्स हो तो फिर यूरिन के ज़रिए उसके पार्टिकल ट्रेसेस जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, बॉडी से खारिज हो जाते हैं। अगर वो फीसिस के ज़रिए होता है तो फीसिस के ज़रिए वो बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा, जो ड्रग का जो पार्ट लिवर में देखें, सारा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक ही जगह से नहीं होता, ठीक है।
ये मैंने आपको पूरा डिटेल से अभी बताया कि लिवर में जब ये जाती है तो लिवर में इसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है ये भी आगे स्लाइड में आया हुआ है। डिटॉक्सिफिकेशन से मुराद ये है कि ड्रग्स के साथ जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो हार्मफुल मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि अनवांटेड इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको हमारा लिवर क्या कर लेता है, फ़िल्टर कर लेता है, उसको जो है आगे जाने से रोक लेता है। तो वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वो फिर मज़ीद जो एलिमिनेशन प्रोसेस है उसके ज़रिए लिवर से जो है ख़ास प्रोसेस के ज़रिए किडनी की तरफ आती है या स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आती है और हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। तो ये आगे डिटेल से आने वाला है, वहाँ पर फिर आपको मज़ीद इन चीज़ों की समझ आ जाएगी, ठीक है। सर नॉर्मली वैसे स्टमक में एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन कुछ मेडिसिन होती है जिनके स्टमक के लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। यही तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मेडिसिन्स पर डिपेंड करता है। कुछ मेडिसिन की जो है स्टमक में जो है उसकी एब्ज़ॉर्प्शन हो जाती है और वो कुछ जो है यूरिन के ज़रिए एलिमिनेट होते हैं, कुछ जो है वो फीसिस के ज़रिए एलिमिनेट होते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि जो फ़िल्म कोटेड ड्रग होते हैं, तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है उसकी क्या होती है, एब्ज़ॉर्प्शन हो जाती है, जिसमें जो वेस्ट मटीरियल होता है तो वो फीसिस के ज़रिए एलिमिनेट हो जाता है। और कुछ जो ड्रग्स होते हैं जो कि लिवर में उसकी क्या होती है, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह होती है, ठीक है, तो उसके जो वेस्ट मटेरियल है वो किडनी की तरफ आती है, तो किडनी से फिर यूरिन के थ्रू वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। दिस फील्ड आल्सो कवर द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, their route of administration, their uses in treating various diseases और condition। इसी तरह से इस बेसिक फार्माकोलॉजी के ज़रिए हम ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ ड्रग्स को हम किस तरह से मुख्तलिफ़ रूट्स के ज़रिए एडमिनिस्टर करते हैं उसके बारे में भी हम बेसिक फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। और मुख्तलिफ़ डिजीज़ और कंडीशन कि ट्रीटमेंट के लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं तो उसके यूज़ेस के हवाले से भी हम इस बेसिक फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की तरफ। व्हाट इज़ मीन बाय क्लिनिकल फार्माकोलॉजी? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ह्यूमन बीइंग में ड्रग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वो मुख्तलिफ एबनॉर्मल कंडीशन को नॉर्मलाइज करते हैं, किस तरह से वो पैथोलॉजिकल कंडीशन को जो है वो नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक करते हैं, हार्मफुल पैथोजन से उसको फ्री करते हैं। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इन ड्रग्स के फंक्शंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर मज़ीद सिंपल डिफिनीशन की गई है। द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन एनिमल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए जो कि हम ड्रग्स देते हैं ह्यूमन बीइंग को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और वो ड्रग हमारे बॉडी में अंदर जाता है, तो वो उन मुख्तलिफ डिजीज़ को, मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन को किस तरह से ठीक करता है, किस तरह से उसको नॉर्मलाइज करते हैं, किस तरह से उस इन्फेक्शियस एजेंट की क्या करता है, ख़ात्मा करता है। इन इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। Clinical pharmacology is the branch of pharmacology that focuses on the study of drugs in human, particularly in a clinical setting. ठीक है, it involves the application of pharmacological principle to the safe and effective use of medication in patients. सो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ये फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग में मुख्तलिफ ड्रग्स के जो फंक्शन होते हैं, जो यूजेस होते हैं, जो सेफ एंड इफ़ेक्टिव यूजेस होते हैं मेडिकेशन के, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो डिजीज़ होते हैं, मुख्तलिफ जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। तो मुख्तलिफ डिजीज़, मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए हमारे साथ जो प्रोफिशन ड्रग होते हैं जिससे हमारी जो कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन है वो क्या हो जाए, आसानी से ठीक हो जाए। तो
उसको सेलेक्ट करना, उसके सेफ और इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करना, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। समझ आ गई आप लोगों को क्लिनिकल और बेसिक फार्माकोलॉजी की? यस सर। सर क्लिनिकल में हमने सेफ साइड ढूंढनी है मेडिसिन की। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब यह है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आप जो ड्रग्स देते हैं, आप ह्यूमन बीइंग को, पेशेंट को आप ड्रग क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि उनकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। तो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए आप पेशेंट को जो ड्रग देते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में जब आप स्टडी करेंगे तो इसको आप क्या कहेंगे? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहेंगे। जबकि जो बेसिक फार्माकोलॉजी है उसमें आप इसके बारे में स्टडी नहीं करते, बल्कि बेसिक फार्माकोलॉजी में आप जस्ट ड्रग्स के जो एब्जॉर्प्शन है, ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म है, ड्रग के जो मुख्तलिफ प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। तो उसको हम बेसिक फार्माकोलॉजी कहते हैं। जी। Clinical pharmacologists study how drugs are used in medical practices, including their efficacy, safety, dosing, interaction with other medication or medical conditions. They also play a crucial role in drug development, conducting clinical trials to evaluate new drugs for the effectiveness and safety profile in patients. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं तो वो बेसिकली क्या करते हैं? वो बेसिकली मुख्तलिफ ड्रग को स्टडी करते हैं कि ये जो ड्रग्स है इसको कैसे मैं एफिकेसी, इसकी जो एफिकेसी है उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे एक ड्रग जो है वो एक पेशेंट के लिए काफ़ी हो सकता है जिससे उनका जो डिज़ीज़ प्रॉब्लम है, जिससे उसका जो इन्फेक्शन उनको हुआ है वो इन्फेक्शन ठीक हो जाए, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है ठीक हो जाए। और इसी तरह से कितने मिकदार में मैं पेशेंट को ड्रग दूँ कि इस पर किसी किस्म का एडवर्स इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है? और इस तरह से जो ड्रग्स इस मेडिसिन के साथ जो दूसरे मेडिसिन ये बंदा ले रहा है, पेशेंट ले रहे हैं, तो मैं ऐसे कौन से ड्रग्स दूँ अपने पेशेंट को कि ये जो 2 ड्रग्स पेशेंट ले रहा है इनका आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ना हो। क्योंकि अगर ड्रग्स का एक दूसरे के साथ आपस में इंटरेक्शन होगा तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और पेशेंट जो है वो उसी तरह से रहेगा, पेशेंट पर फिर इन ड्रग्स का कोई असर नहीं रहेगा। तो इसके बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। Difference between basic versus clinical pharmacology. The main difference between basic and clinical pharmacology is that basic pharmacology focus on understanding the fundamental principle of how drug interact with biological system, including drug absorption, distribution, metabolism, and mechanism of action. It lays the foundation for understanding drug effects at a cellular and molecular level. बेसिक फार्माकोलॉजी में बेसिकली हम ड्रग की, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे बेसिक फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के दरमियान डिफरेंस के हवाले से कि दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। तो फ़र्क तो आप लोगों को पता चल चुका होगा, यहाँ पर हम दोबारा से रिपीट करते हैं। बेसिक फार्माकोलॉजी बेसिकली हमारे साथ फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ड्रग के इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं कि ड्रग्स जो है ये ह्यूमन बॉडी पर किस तरह से असरअंदाज होता है, ह्यूमन बॉडी के साथ ये क्या करता है। मतलब ये है कि आप ड्रग को जब ले लेते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन कैसी होती है, इसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, इसकी मेटाबॉलिज्म कैसी होती है, ये कैसे काम करता है। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेसिक फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है? जबकि हमारे साथ जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम इस ड्रग के एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि कौन सा ड्रग हमने कितने डोज में देना है, ठीक है? इसकी एफिकेसी क्या है, ठीक है? ये कैसे हमारे
पेशेंट पर असरअंदाज होंगे? आया इसकी वजह से हमारे पेशेंट पर किसी किस्म के एडवर्स इफ़ेक्ट तो काज़ नहीं होंगे? आया इससे हमारे पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी या नहीं? तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि फोकसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल नॉलेज टू द सेफ and effective use of drugs in human particularly in clinical setting। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने अभी आपको बताई। इट involves studying drugs effect in patient including factors such as dosage, efficacy, safety and drug interaction। बेसिकली क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि अगर आप एक पेशेंट को एक ड्रग प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है, सजेस्ट करते हैं, तो कितने अमाउंट में ये ड्रग जो है पेशेंट को लेना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से इस ड्रग की एफिकेसी क्या है, आया ये ड्रग जो है हमारे पेशेंट के जो प्रॉब्लम है, जो पैथोलॉजिकल डिजीज़ है, वो ठीक कर सकती है या नहीं। इसके साथ साथ किस रूट से हमें ये ड्रग देनी चाहिए, ओरली देनी चाहिए, इंट्रामस्कुलर देनी चाहिए, इंट्रावीनस देनी चाहिए, सबक्यूटेनियस देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हम क्या करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, इसको हम क्या करते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हुए ड्रग्स जो है मेडिकेशन जो है वो देते हैं पेशेंट को। वेल बेसिक फार्माकोलॉजी प्रोवाइड द स्पेसिफिक या scientific basis for understanding how drugs work। Clinical pharmacology applies the knowledge to the practice of medicines, ensuring that drugs are used safely and effectively work। बेसिक फार्माकोलॉजी में बुनियादी बात यह है कि बेसिक फार्माकोलॉजी में हम ये मुताला करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ड्रग्स किस तरह से ह्यूमन बॉडी पर असरअंदाज होते हैं, किस तरह से ड्रग्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर काम करती है। जबकि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में ये स्टडी करते हैं कि इस ड्रग को हमने किस तरह से सेफ तरीके से पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, कौन सा रूट जो है वो सेफ है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जब ड्रग्स देते हैं, इसका मुताला करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहेंगे। समझ आ गई इसकी? सही आती हो गया। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को, एक एक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे आसान अल्फाज में, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे। जनरल डिफिनीशन ऑफ ड्रग। ड्रग किसे कहते हैं? अगर आपको कोई कहें कि डिफाइन ड्रग, ड्रग को डिफाइन करे, ड्रग किसे कहते हैं, तो आपने उनको सिंपल अल्फाज में बताना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस डिफिनीशन को रट्टा करके याद कर लें। आपने सिंपल अल्फाज में उनको बताना है कि कोई भी केमिकल एजेंट जिसको हम क्या करते हैं इस मकसद के लिए यूज़ करें कि उस केमिकल एजेंट के ज़रिए हम किसी डिज़ीज़ को डायग्नोज करें, या किसी डिज़ीज़ से हम लोगों को प्रिवेंट करें, या उस डिज़ीज़ के लिए हम उस ड्रग को क्या करें यूज़ करें एज ए ट्रीटमेंट, या पेशेंट की जो बीमारी है उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो है हम क्या करें वो ड्रग हम उन्हें दे दें, ठीक है। तो ऐसे केमिकल एजेंट्स को हम क्या कहते हैं ड्रग कहते हैं। एनी केमिकल एजेंट, कोई भी केमिकल एजेंट जिसको हम इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि उसके ज़रिए हम कोई कंडीशन डायग्नोज करें, या किसी कंडीशन से हम पेशेंट को प्रिवेंट करें, या उसकी ट्रीटमेंट करें, या उस डिज़ीज़ से हम उस पेशेंट को छुटकारा दिलाएं, तो ऐसे केमिकल एजेंट्स को हम क्या कहते हैं ड्रग्स कहते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन देके any chemical agent that is used for diagnosis, prevention, treatment and curement of disease is called drug। वही डिफिनीशन है जो कि अभी मैंने आपको बताया। मजीद कहता है कि दिस डिजीज ओरिएंटेड डिफिनीशन ऑफ ड्रग इज नॉट एप्लीकेबल टू सम ड्रग्स सच एज ओरल कंट्रासेप्टिव्स एंड जनरल एनेस्थेटिक्स। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं, ठीक है, जिसको हम इस मकसद के लिए, या जो ये डिफिनीशन है उस ड्रग्स पर जो है अप्लाई नहीं होता। जैसे कि ओरल कंट्रासेप्टिव्स हो गए, आप लोगों को पता होगा कि ओरल कंट्रासेप्टिव्स किसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जनरल एनेस्थीसिया हो गया,
ठीक है, या एनेस्थेटिक्स हो गए, तो ये हम किसी किस्म की बीमारी, किसी किस्म की डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि इसको यूज़ करने का हमारा दूसरा पर्पज़ होता है। लेकिन अगर आप लोग इस डिफिनीशन का जो कंसेप्ट है इसको आप लोग समझ जाए तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी है। ये डिफिनीशन अगर आप लोग याद कर ले तो एग्जाम में यही चीज़ आएंगी, आप लोगों को फिर आसानी होगी, ठीक है। अच्छा जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1966 में ड्रग की जो डिफिनीशन की है तो वो कुछ इस तरह से की है कि ड्रग्स जो है ये हमारे साथ वो एजेंट होते हैं दैट इज यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और मॉडिफाइंग पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन और टू एक्सप्लोर पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज कॉल्ड ड्रग। कोई भी एजेंट जिसको हम यूज़ करते हैं या यूज़ करने के लिए हम लोगों को कहते हैं, ठीक है, क्यों? ताकि उनकी जो डिज़ीज़ है उसकी ट्रीटमेंट हो जाए, या उनकी जो पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसमें क्या आ जाए, मॉडिफिकेशन आ जाए, उसमें तब्दीली आ जाए, ठीक है, या जिस चीज़ की वजह से उनको पैथोलॉजिकल कंडीशन काज हुई है, मतलब डिजीज़ काज हुई है, या उसके फंक्शन में चेंजेस एबनॉर्मेलिटी आई हुई है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए जब हम उस एजेंट को यूज़ करते हैं तो ऐसे एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे एजेंट्स जो कि हम यूज़ करते हैं या दूसरे लोगों को यूज़ करने के लिए कहते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं कि आपने ये चीज़ यूज़ करना है ताकि आपकी बीमारी का इलाज हो जाए, या आपकी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन आपको हुई है, पैथोलॉजिकल कंडीशन से मुराद ये है कि पैथोजेंस की वजह से आपको जो डिजीज़ काज हुई है या आपके फंक्शंस में जो डिस्टर्बेंस आई हुई है, फिजियोलॉजिकल से मुराद आपकी बॉडी के जो फंक्शन डिस्टर्ब हुए हैं, तो इसको नॉर्मल करने के लिए आप जो एजेंट्स यूज़ करते हैं तो ऐसे एजेंट्स को आप क्या कहेंगे, ड्रग्स कहेंगे, ठीक है। ये डिफिनीशन भी याद कर ले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है, तो एग्जाम में यही डिफिनीशन आपको दिया गया होगा और आपको कहेंगे कि ये डिफिनीशन किसने की है, तो आपने बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1966 में ये डिफिनीशन की थी, सही है। अब आ जाते हैं बेसिक डिफिनीशंस की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग्स की। ड्रग्स मीन एनी सब्सटेंस विच चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। ड्रग्स का मतलब क्या है? ड्रग्स का मतलब कोई भी सब्सटेंस जो कि आपके सेल्स के जो फंक्शन है, आपके टिश्यूज के जो फंक्शन है, आपके ऑर्गन्स के जो फंक्शन है, या किसी ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शन है, उसको चेंज कर दे, उसको मॉडिफाई कर दे, एबनॉर्मल से उसको नॉर्मल कर दे या नॉर्मल से उसको एबनॉर्मल कर दे, तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। फिर इसके बाद आपके पास दूसरा टर्म आता है मेडिसिन का। व्हाट इज मेडिसिन? मेडिसिन्स क्या है? मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो व्हेन एवर अ ड्रग्स इज फार्मुलेटेड इन अ सूटेबल डोजेज फॉर्म फॉर प्रिवेंशन, क्यूर एंड डायग्नोज ऑफ अ डिजीज इन अ प्रॉपर डोज इज कॉल्ड मेडिसिन। जब इस ड्रग को, इस सब्सटेंसेस को जब आप एक ख़ास मिकदार में क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, एक ख़ास अमाउंट में उसको क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, और इस ख़ास अमाउंट के ज़रिए आप किसी इन पेशेंट को किसी किस्म के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, या किसी इन्फेक्शन से उसको क्या करते हैं, इस ड्रग के ज़रिए आप क्योर देते हैं, या कोई डिज़ीज़ जो है उसको आप डायग्नोज करते हैं, ठीक है, इस ख़ास अमाउंट में ड्रग देने से। तो इस ख़ास अमाउंट ऑफ ड्रग को क्या कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। आप लोग मेडिसिन लेते हैं ना, जैसे कि जो पेनाडोल है, तो पेनाडोल ये कितनी मिलीग्राम होती है, ये एक ख़ास मकदार में होती है, तो इस वजह से इसको मेडिसिन कहते हैं। अगर इस पर मकदार ना हो, इस पर मकदार मेंशन ना हुआ हो, तो फिर इसको आप मेडिसिन नहीं कह सकते, इसको फिर आप ड्रग ही कहेंगे, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर आता है डोज। डोज का क्या मतलब है? डोज का मतलब यह है कि द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टेकन, कितने मिकदार में आप मेडिसिन लेते हैं। तो जो मिकदार होता है उस मेडिसिन का, उसको हम क्या कहते हैं, डोज कहते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास आता है डोजेज।
डोजेज क्या है? डोजेज फॉर्म मीन्स द फिजिकल फॉर्म ऑफ द मेडिकेशन। मेडिकेशन का जो फिजिकल फॉर्म होता है, आया सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैसियस फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डोजेज कहते हैं। जैसे सॉलिड में आपके पास टैबलेट होते हैं, कैप्सूल होते हैं, लिक्विड में आपके पास मुख्तलिफ सिरप होते हैं, और गैसियस फॉर्म में आपके पास मुख्तलिफ जो ऑक्सीजन गैस हो गया, ठीक है, इसी तरह से दूसरे गैसेस वगैरह हो गए, ठीक है, जिसको हम पर्पस, एक ख़ास पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? डोजेज कहते हैं। मेडिसिन का जो फिजिकल फॉर्म होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डोजेज कहते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं थेराप्यूटिक की तरफ। व्हाट इज मीन बाय थेराप्यूटिक्स? थेराप्यूटिक्स डील्स विद द यूज ऑफ ड्रग्स इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। थेराप्यूटिक किसे कहते हैं? थेराप्यूटिक से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो टर्म है जो कि हम तब यूज़ करते हैं जब आप किसी ड्रग को इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि उस ड्रग से आप किसी किस्म की बीमारी से प्रिवेंट हो जाए, बच जाए, या कोई बीमारी जो है आपकी क्या हो जाए, वो ठीक हो जाए। ठीक है। तो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं इसको हम थेराप्यूटिक्स कहते हैं। ठीक है। थेराप्यूटिक मेडिसिन या थेराप्यूटिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है। सो थेराप्यूटिक से मुराद ये है कि जो कि हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं उसको हम थेराप्यूटिक्स कहते हैं, जिससे हमें फ़ायदा मिलता हो। ठीक है। फिर इसके बाद अगला टर्म आता है टॉक्सिकोलॉजी की। टॉक्सी मतलब टॉक्सिन, एंड कोलॉजी मतलब स्टडी। सो टॉक्सिन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जो पॉइजन सब्सटेंसेस होते हैं उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। सो टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड आल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन, that is detection, prevention and treatment of poisoning is called toxicology. टॉक्सिकोलॉजी ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ पॉइजन के बारे में स्टडी करते हैं, जहर के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। समझ आ रही है? टॉक्सिकन ये क्या है? ये ग्रीक वर्ड है पॉइजन, जिसका मतलब क्या है? पॉइजन। ठीक है। टॉक्सिकन ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, टॉक्सिकोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, टॉक्सिकन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? पॉइजन, जहर। इसके बाद आपके पास जो अगला टर्म आता है वो है फार्माकोडायनेमिक्स। इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आपका पूरा जो फार्माकोलॉजी है वो इसी फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक पर चलती है। अगर इन दोनों टर्म्स को आप लोग समझ जाए तो इंशाल्लाह कोई मसला आपको कभी भी कोई मसला नहीं होगा। फार्माकोडायनेमिक्स किसे कहते हैं? Pharmacodynamics means the mechanism by which the drugs exert its effects. For example, how aspirin works as analgesic. What the drug does to the body is called pharmacodynamic. फार्माकोडायनेमिक ये फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं कि ड्रग्स हमारे बॉडी के साथ क्या करता है। एक तो ये होता है कि जब आप ड्रग ले लेते हैं तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करता है, उसको कैसे ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको कैसे मेटाबोलाइज करता है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे उसको बॉडी से एलिमिनेट करता है। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है इसके बारे में जब हम मुताला करते हैं इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। लेकिन ड्रग्स जो है, मेडिसिन्स जब हम खा लेते हैं तो ये मेडिसिन्स हमारे बॉडी के साथ क्या काम करती है, हमारे बॉडी को कैसे ये इफ़ेक्ट करती है, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है। समझ आ गई? यस सर। वेरी गुड। ये वो सारे टर्म्स है जो कि आपके एग्जाम में कंफर्म आ चुके हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया कि द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है? जब आप एक
टैबलेट लेते हैं, उसको खा लेते हैं, तो ये जब आपके बॉडी के अंदर स्टमक में जाती है, तो स्टमक में जाने के बाद आपकी बॉडी इस ड्रग्स के साथ क्या काम करती है, कैसे इसको मेटाबोलाइज करती है, कैसे इसको जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है और फिर कैसे इसको बॉडी से बाहर निकालती है, इसके बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो इसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगला टर्म आता है ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग मतलब ओटीसी। आपको पता है, आपके सर पर दर्द हो तो आपको घर में कहते हैं कि जाओ वो मेडिसिन वहाँ पर पड़े हैं पेनाडोल, वो खा ले। तो ये पेनाडोल क्या हो गया? ओवर द काउंटर मेडिसिन हो गए। ठीक है, मतलब वो मेडिसिन जिसको खाने के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप उसको खुद से लेते हैं, तो इसको हम ओवर द काउंटर ड्रग्स या मेडिसिन कहते हैं। दोज मेडिसिन फॉर विच द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक, एंटासिड्स। एनाल्जेसिक हो गए, ठीक है, जैसे कि पेन किलर वगैरह। ठीक है, पेन के लिए, सर दर्द के लिए आप जो पेनाडोल लेते वगैरह। एंटासिड्स हो गए, ठीक है, बदहजमी के लिए आप जो चीज़ें मेडिसिन लेते हैं, तो ये क्या है? इसको हम ओवर द काउंटर मेडिसिन कहते हैं। फिर इसके बाद आपके पास अगला टर्म आता है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स मीन्स दोज मेडिसिन विच आर यूज फॉर पेन। वो दवाइयाँ जो कि हम दर्द के लिए यूज़ करते हैं, दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। फिर आता है एंटीपायरेटिक्स। वो मेडिसिन जो कि हम फीवर के इलाज के लिए यूज़ करते हैं। किसी को टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से छुटकारा हासिल करने के लिए हम उनको जो ड्रग्स देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक्स देते हैं। जैसे कि बचपन में जब हमें बुखार हुआ करता था, तो कालपोल नाम से एक सिरप हुआ करता था जो कि हम कॉमनली उसको लेते थे, और हर घर में जो है वो कालपोल सिरप बॉटल जो है वो हुआ करती थी। तो वो क्या था? ओवर द काउंटर ड्रग था, और ये हम फीवर के इलाज के लिए यूज़ करते थे, जिससे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाती थी? डाउन हो जाती थी। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है आइडियोसेंक्रेटिक। आइडियोसेंक्रेटिक्स क्या है? आइडियोसेंक्रेटिक मीन अनएक्सपेक्टेड ड्रग्स रिएक्शन। मिसाल के तौर पर आप पेनाडोल लेते हैं कि इससे आपका जो दर्द है, आपके जो जिस्म का दर्द है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो आप पर गलत असर कर लेता है, उससे आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उससे आप मज़ीद जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपने इसको एक मकसद के लिए खाया था, और इसने जो है आप पर दूसरे असरात काज कर दिए। तो इस तरह के जो अनवांटेड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आइडियो सेंक्रेटिक्स कहते हैं। ये टर्म्स आप लोगों अपने साथ याद कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इन सारों से आ सकता है और आए होंगे। फिर इसके बाद आता है टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक्स का मतलब क्या है? टेराटोजेनिक्स मीन्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द फीटस। प्रेगनेंसी के दौरान जब प्रेग्नेंट वमेन ड्रग लेती है, तो उन ड्रग्स की वजह से बच्चे पर, फीटस पर जो बुरे असरात पड़ते हैं, तो ऐसे ड्रग्स के जो इफेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? टेराटोजेनिक्स कहते हैं। ठीक है, टेराटोजेनिक्स। सही है। इसके बाद जो अगला टर्म है इसको हम कहते हैं साइनर्जिज्म। साइनर्जिज्म क्या है? साइनर्जिज्म मीन्स व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इंक्रीज द इफेक्ट। मिसाल के तौर पर आपको दर्द है, ठीक है, आपको पेन हो रही है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये पेन जो है ये एक पेनाडोल खाने से नहीं ख़त्म होने वाला। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? पेनाडोल के साथ साथ एक दूसरी पेन रिलीवर मेडिसिन जो है आप लेते हैं। सो एक ही मकसद को अचीव करने के लिए जब आप दो मेडिसिन को कंबाइनली क्या करते हैं? लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइनर्जिज्म कहते हैं। ठीक है, एक ड्रग के असर को बढ़ाने के लिए, उसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए आप जो कंबाइनली ड्रग्स को लेते हैं, तो उसको हम साइनर्जिज्म कहते हैं। फिर आता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या है? एंटागोनिज्म क्या है? एंटागोनिज्म मींस व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स डिक्रीज द इफेक्ट। आप जो है बहुत सारे ड्रग्स को लेते हैं किसी इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए, किसी डिजीज के इफेक्ट, किसी
पेन के जो इफ़ेक्ट है या कोई जो एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, या कोई ड्रग है, उसके असरात को मज़ीद कम करने के लिए आप उसके साथ मज़ीद जो दूसरे मेडिसिन लेते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? ऐसे ड्रग्स को हम एंटागोनिज्म कहेंगे, ठीक है? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एंटागोनिज्म कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बातें आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड। फिर इसके बाद आता है पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट कंप्लायंस से क्या मुराद है? इंतहाई सिंपल कंसेप्ट है। पेशेंट कंप्लायंस से मुराद ये है कि क्लिनिक की तरफ से जब एक पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन मिलती है कि आपने ये मेडिसिन इतने लेने हैं, इस टाइम पर लेने हैं और इतनी बार लेने हैं, तो वो पेशेंट किस हद तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है उस पर अमल करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पेशेंट कंप्लायंस कहते हैं, ठीक है? और इसी तरह से इसकी अपोजिट हमारे साथ पेशेंट इनकम्प्लायंस होता है, मतलब जिसमें पेशेंट डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक अमल नहीं करता, ठीक है? तो उसको हम पेशेंट इनकम्प्लायंस कहते हैं, ठीक है, या अनकम्प्लायंस। और पेशेंट कंप्लायंस से मुराद ये है कि किस हद तक पेशेंट जो है डॉक्टर के हिदायत को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको हम पेशेंट कंप्लायंस कहते हैं। सही है? सर ये जो एंटागोनिज्म ड्रग है, इसका इफेक्ट ड्रग टू ड्रग होगा या ड्रग टू ऑर्गेनिज्म होगा? देखें, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको या बताया होगा या नहीं, दूसरे स्टूडेंट्स को मैंने बताया था कि हम जो ड्रग्स लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम अगर पेनाडोल लेते हैं, तो पेनाडोल का एक फ़ंक्शन ये है कि ये हमें पेन रिलीफ में मदद देती है। लेकिन इसके साथ-साथ ये हमें पेन से छुटकारा देने के साथ-साथ ये हमें दूसरे एब्नॉर्मल कंडीशन को काज़ करने की काबिलियत रखता है। सो जो मेडिसिन्स होते हैं, इसको अगर आप मुसलसल लेते हैं, तो ये आपको ठीक करने के बजाय ख़राब कर देगी। ये आपके फ़ंक्शन, आपकी किडनीज़, आपके जितने भी ऑर्गन हैं उसको ख़राब कर सकती है। सो एंटागोनिज़्म से मुराद ये है कि जब हम ड्रग्स को कंबाइनली लेते हैं किसी दूसरे ड्रग के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ड्रग आप क्या करते हैं, अकेले ही सिर्फ़ उस एक ड्रग को आप क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, तो उस ड्रग से पेशेंट जो है ठीक होने के बजाय क्या होगा, उसको नुकसान पहुँचेगा। तो मतलब ये है कि ड्रग टू ऑर्गेनिज्म जो है इंटरेक्शन होंगी, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म जो है वो मुतासिर होंगी। तो ऑर्गेनिज्म को मुतासिर होने से बचाने के लिए हम ऐसे ड्रग्स के साथ दूसरे ड्रग्स भी देते हैं ताकि ये ड्रग जो है ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन करे, तो तकरीबन 50 टू 60% ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन में ख़त्म हो जाए और बाकी जो ड्रग के असरात रह चुके होते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। और ऑर्गेनिज्म पर जो इफ़ेक्ट होने वाले असरात होते हैं तो उसकी जो शिद्दत होती है वो फिर कम हो चुकी होती है ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन की वजह से। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रग्स के साथ दूसरे ड्रग्स देते हैं जो कि इस ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन करें ताकि ये ज़्यादा असर काज ना करे, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा मुतासिर ना करे, तो इसको हम एंटागोनिज्म कहेंगे। सही है? सर इसके एंटीट्यूड भी तो होते हैं मेडिसिन। बिल्कुल एंटीडोट भी होते हैं, लेकिन एंटीडोट के लिए आपके पास आपका पेशेंट जो है हॉस्पिटल में रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं होता ना कि आपने अपने पेशेंट को मेडिसिन भी दिए हो और साथ में उसको कहा हो कि ये लो एंटीडोट भी, ठीक है? अगर आप पर कोई असर हुआ तो फिर ये एंटीडोट खा लेना। ऐसे हुआ है कभी? नहीं, हाँ जी, तो जैसे इस वजह से कोरोना टाइम हम एंटागोनिस्ट ड्रग्स देते हैं ताकि घर में जब वो खा रहे होते हैं मेडिसिन तो साथ में ये भी ले ले, तो इससे ये बात कंफर्म होती है कि अगर पेशेंट ये ड्रग्स फॉलो करता है तो इस पर कोई बुरे असरात नहीं होंगे जब तक ये डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक चलता रहे। सही है? अच्छा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसके बाद आता है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है, ये भी पास्ट पेपर्स में अगर आप देखें तो ये एमसीक्यूज आया हुआ था। फार्माकोपिया मींस क्या है, फार्माकोपिया का मतलब क्या है? फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन
containing a list of medicinal drugs with their effects and direction for their use। आप लोगों ने ये मुख्तलिफ ड्रग के पैकेट्स देखे होंगे जिसमें उस ड्रग के हवाले से बताया गया होता है, ठीक है, कि ये क्या असरात मुरतब करती है, और इसके साथ साथ उसको यूज़ करने के हिदायत भी बताए गए होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फार्माकोपिया कहते हैं, ठीक है। दो तरह के हमारे साथ फार्माकोपिया है, एक ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ठीक है, और एक हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। तो ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। फार्माकोपिया की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मजीद सिंपल टर्म्स की तरफ। एक्टिव इंग्रेडिएंट किसे कहते हैं? एक्टिव वर्ड से ही आप लोगों को समझ जाना और चाहिए। बाकी कल पढ़ेंगे। जी, आ जाते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरफ। एक्टिव इंग्रेडिएंट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक्टिव इंग्रेडिएंट से मुराद ये है कि ये वो ड्रग्स का वो पार्ट होता है जो कि बायोलॉजिकली क्या होता है? एक्टिव होता है, जो कि बॉडी में इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स को हम क्या कहते हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट मींस बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस इफेक्ट। मतलब वो एक्टिव सब्सटेंसेस जो कि इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से बॉडी में असरात पैदा होते हैं। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स को हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। An excipient is a pharmacologically inactive substance formulated alongside the active pharmaceutical ingredients of the medication. For example, cellulose derivative. Excipient क्या है? Excipient ये हमारे साथ जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो उसके साथ जो है एक्स्ट्रा बनाए गए होते हैं, ये वो पार्ट होते हैं मेडिसिन के, ड्रग के, जिसका कोई काम नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं होता। ये जस्ट एक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया होता है, ठीक है। जैसे कि सेलुलोज डेरिवेटिव्स हो गए। इसी तरह से इस पर्पस सर्व बाय एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट का मकसद क्या होता है? अगर इसका कोई काम नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो इसको क्यों बनाते हैं मेडिसिन में, ठीक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ इसको क्यों रखा जाता है? सो प्रोवाइड बल्क टू द फार्मूलेशन, ठीक है। इसका पहला फंक्शन ये होता है कि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट को महफूज रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिसाल के तौर पर कैप्सूल में आपके पास जो कोटिंग हुई होती है, जिसके अंदर पाउडर होता है, ठीक है। तो ये पाउडर इसके अंदर इसलिए रखा गया होता है, कैप्सूल में इसको इसलिए रखा गया होता है ताकि जो ड्रग है वो अपने टारगेट साइट तक आसानी से पहुंच जाए और रास्ते में जो है इसकी मेटाबॉलिज्म ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसकी फिर बायो जो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, और फिर टारगेट साइट पर इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे साथ प्रॉपर अमाउंट में मेडिसिन या ड्रग्स जो है वो नहीं होते। सो इसकी बायो अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, हम जो एक्सीपिएंट पार्ट होता है मेडिसिन ड्रग का, उसको हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ फैसिलिटेट ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, सॉल्युबिलिटी एंड अदर फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन। फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन से मुराद ये है कि इसकी एब्जॉर्प्शन, इसकी क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, इसकी डिटॉक्सिफिकेशन, इसकी क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ों में ये एक्सीपिएंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको स्टेबल रखने के लिए और उसको डिनेचुरेशन से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं? इस इनएक्टिव सब्सटेंस को एक्टिव सब्सटेंस के साथ कंबाइनली यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एफिकेसी की तरफ। व्हाट इज मीन बाय एफिकेसी? एफिकेसी किसे कहते हैं? एफिकेसी मीन्स मैक्सिमम इफेक्ट्स दैट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ डोज। मतलब ड्रग के अमाउंट को कंसीडर किए बगैर
किस हद तक वो ज़्यादा से ज़्यादा असरात को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एफिकेसी कहते हैं। मिसाल के तौर पर 5 मिलीग्राम आपके पास एक टैबलेट है, तो ये 5 मिलीग्राम टैबलेट जो है ये कितनी हद तक जो है असरात को प्रोड्यूस कर सकता है, या इसकी मैक्सिमम इफ़ेक्ट जो है वो क्या होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एफिकेसी कहते हैं। ठीक है? इसके बाद आपके सर पास एफिकेसी, सॉरी आप जो बात कर रही हैं सर, एफिकेसी वो भी होती है इसका ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन की। अगर एक इंजेक्शन बन गया है ये 6 आवर्स के लिए, 7 आवर्स के लिए इसकी एफिकेसी है, उसके बाद इसकी एफिकेसी खत्म है, ये यूजलेस है। ठीक है, उसके हवाले से हम फिर हाफ़ लाइफ़ की बात करते हैं। नीचे टॉपिक आया हुआ है कि एक मेडिसिन जो है वो कितनी टाइम में जो है हाफ़ यूज़ हो जाता है। मतलब हाफ़ यूज़ होने से मुराद ये है कि कितने टाइम में उसकी जो है, जो कंसंट्रेशन है वो हाफ़ यूज़ हो जाती है। ठीक है? तो उसको हम हाफ़ लाइफ़ कहते हैं। और एफ़िकेसी का मतलब भी आप बिल्कुल ऐसे ले सकते हैं, लेकिन सिंपल अल्फ़ाज़ में एफ़िकेसी का मतलब ये है कि ड्रग्स के जो अमाउंट है उसको कंसीडर किए बगैर, मिसाल के तौर पर 5 मिलीग्राम ड्रग है, इस 5 मिलीग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट कितना हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं एफिकेसी। सही है? इसके बाद आता है पोटेंसी। पोटेंसी किसे कहते हैं? पोटेंसी मीन्स अमाउंट ऑफ अ ड्रग दैट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट। मिसाल के तौर पर पेशेंट को पेन है, इस पेन को ख़त्म करने के लिए कितने मिकदार में हमें इस पेशेंट को ड्रग देना चाहिए जिससे इसका पेन जो है वो यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो इसको हम कहते हैं पोटेंसी। ठीक है? समझ आ रही है ना मेरी बात? सर वेरी गुड। फिर आता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या है, ये आपको अगले टॉपिक्स, अगले यूनिट में काफ़ी डिटेल के साथ जगह जगह पर मिलेगी। बायो अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि द डिग्री टू विच और द प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग दैट इज अवेलेबल टू द साइट ऑफ एक्शन या टारगेट टिश्यू टू प्रोड्यूस द डिज़ायर इफेक्ट। इसको समझने के लिए मैं आपको दोबारा से स्टोरी जो है वो सुना देता हूँ, गौर से सुने। आपने पेनाडोल ले ली है, आपके सर पर क्या है, दर्द है, पेनाडोल आपने ले लिया, खा लिया, ठीक है। ये चला गया आपके स्टमक में, स्टमक में इसकी मेटाबॉलिज्म शुरू हुई, इसकी तोड़ फोड़ शुरू हुई। वहाँ से ये जो है स्मॉल वेसल्स के ज़रिए आपके लिवर में आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए आपके लिवर में आ जाता है। लिवर में आने के बाद यहाँ पर भी इस ड्रग की क्या हुई, मेटाबॉलिज्म हुई, डिटॉक्सिफिकेशन हुई। तो कुछ मकदार जो है इसका स्टमक में ज़ाया हो चुका था, कुछ मकदार जो है अब यहाँ पर लिवर में ज़ाया हो गया। लिवर से फारिग होने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए चला जाता है आपके हार्ट में, जहाँ पर ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। हार्ट फिर क्या करता है, इसको पंप करते करते पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद आपके हेड की तरफ आता है, आपके सर की तरफ आता है जहाँ पर आपको पेन है। तो अब टारगेट एरिया क्या है, टारगेट एरिया आपका हेड है। ठीक है, आपका हेड जो है ये क्या है, टारगेट एरिया है। इस टारगेट एरिया पर कितने मिकदार में ड्रग जो है अवेलेबल है अपने इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इस पेन को रिलीव करने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको चॉकलेट देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको कहता हूँ कि लास्ट बंदे तक जो है ये चॉकलेट पहुँचनी चाहिए। मैं आप लोगों को 200 रुपये का चॉकलेट, बड़ा चॉकलेट देता हूँ। तो वन बाय वन एक एक बंदा जो है उससे एक एक ब्लॉक जो है वो क्या करता है, तोड़ता है, खाता है, खाते हैं, और आखिरी बंदे तक जब पहुंचती है तो फिर वो एक क्या कहते हैं, थोड़ा सा जो है रह चुका होता है। तो वो आखिरी बंदा जो है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा टारगेट बंदा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर पसंदीदा बंदा होता है, सही है। हम उसके लिए जो है, उसको देने के लिए हम आप सब लोगों को खिला लेते हैं कि ये बंदे ये ना कहे कि हमें छोड़ दिया। ठीक है, तो उसको जो है थोड़ा सा मिल गया और आप लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा खा लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। समझ आ गई अब? जी सर। वेरी गुड।